आप करते जाएं साथ साथ, और ये कुछ रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलें अब हम प्लेट तैयार करते हैं। तकरीबन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 12 से 13 प्लेट्स बनती हैं, और अगर टॉपिक्स की बात की जाए उन 12 से 13 प्लेट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतने टॉपिक्स बन जाते हैं। वो कैसे? हर प्लेट की एक रिटन स्टेटमेंट होगी, 12 के 24 हो गए, और हर प्लेट इंग्लिश में भी करनी है, उर्दू में भी करनी है, हर रिटन स्टेटमेंट इंग्लिश में भी करनी है, उर्दू में भी करनी है, तो ये तकरीबन कोई 48 के करीब हो। अब प्लेट होती क्या है? अर्जी दावा। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताइए, पहले हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा दावा करें। कुछ फैमिली केसेस होते हैं, कुछ सिविल सूट्स होते हैं। सिविल सूट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, परमानेंट इंजंक्शन है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आज हम एग्रीमेंट करते हैं, 5000 मैंने ले लिया और 1 महीने के बाद बकाया पैसे मैंने इनको पे करने थे। अगर ये रिफ्यूज़ कर देते हैं तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करना है। फिर होता है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहा है तो वो परमानेंट इंजंक्शन का केस फाइल करता है। फिर फैमिली केसेस होते हैं, जैसे बीवी अगर नान और नफ़का लेना चाह रही है या मैरिज डिज़ोल्व करवाना चाह रही है, तो मुझे आप बता दें फैमिली केस कोई कर लें कि सिविल सूट कर लें? सिविल सूट कर लें। तो सिविल सूट में कौन सा करना चाहें? अच्छा, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इसको करने का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि एक में ही 2 दावे दोनों को कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसके साथ इंजंक्शन भी मांगा जाता है। जब आप ये कहते हैं कि इसको कहा जाए कि जो एग्रीमेंट इसने मेरे साथ किया था उस एग्रीमेंट की पासदारी करके अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल करें। साथ ही हम कोर्ट को ये भी कहते हैं कि जब तक इस दावे का फैसला ना हो जाए तब तक डिफेंडेंट को रोका जाए। किस काम से? कि वो आगे सेल ना करे। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी है और साथ परमानेंट इंजंक्शन भी है। चले हम ये वाला ही कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास क्लाइंट आता है और आकर आपको कहता है कि वकील साहब या वकील साहिबा, मैंने आपका क्या नाम है? अहमद, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अहमद। और आपका क्या नाम है कैब वाले? कामरान एंड मोहम्मद अहमद। आपके पास आते हैं कामरान साहब, और कामरान साहब आकर कहते हैं कि मैंने मोहम्मद अहमद का एक घर है इकबाल टाउन में, 4 महीने पहले मैंने इनको ऑफ़र की कि ये घर मुझे 2 करोड़ रुपए का सेल कर दें। तो अहमद ने कहा कि ठीक है, आप सेल कर दें, आप ख़रीद लें मुझसे, मैं सेल करता हूँ। और इन्होंने कहा कि उस दिन जिस दिन ये बात हुई थी मैंने 1 करोड़ रुपया इनको पे कर दिया, मोहम्मद अहमद को, कामरान ने, और साथ ही हमने कुछ लिख लिया। अब ज़रा मुझे पहले ये बता दें कि वो साथ ही कुछ लिख लिया, वो क्या था? एग्रीमेंट टू सेल। और एग्रीमेंट टू सेल को बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कन्वेंसिंग। ठीक है, कन्वेंसिंग होगी। उस दिन एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया। एग्रीमेंट टू सेल लिखने के 1 महीने के बाद जो तय पाया था कि कामरान अहमद के पास जाकर बकाया के 1 करोड़ रुपया देंगे। ये अहमद के पास गए, अहमद को पहले फ़ोन किया। अहमद ने कहा कि भाई अच्छा, मैं बस अभी ज़रा आया हुआ हूँ कि बाहर निकला हुआ हूँ। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, अहमद का नंबर फिर बाद में बंद हो गया। ये अहमद के घर जाते तो अहमद का छोटा बेटा बाहर निकल, छोटा भाई कर लेते हैं शादी में, छोटा भाई बाहर निकलता और आकर कहता कि वो बड़े भाई साहब तो घर में है ही नहीं, और अहमद घर में बैठे हुए छोटे भाई को कहते जा कर के इनकार कर दो कि मैं घर में नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली एक दिन अहमद ने कामरान को कहा कि भाई कामरान साहब, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि पता नहीं मैंने कोई एग्रीमेंट किया था या नहीं किया था, तो ये प्रॉपर्टी तो अब मैं आपको नहीं सेल करने वाला। अब कामरान साहब बड़े परेशान, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 5 के लॉ स्टूडेंट्स जो वकील बन चुके हुए हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के पास गए और कहा कि मुझे मशवरा दें कि अब मैं क्या करूं। तो अब आप लोग वो वकला साहिबान हैं, तो इनको कामरान को मशवरा दें, कामरान क्या करें? पहले तो आप मशवरा दें अभी उनको कि करें क्या? स्टे ले लें। अच्छा,
किसी को भी मशवरा देने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मशवरा देना है आपने, नहीं फीस तो चले, यस, सारे फैक्ट्स पता हो, वेरी गुड। अब ज़रा कामरान साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, ज़रा फैक्ट्स लें इनसे, बताएं वन बाय वन। आप बताइए, आप बताइए कोई एक फैक्ट जो आप कामरान से पूछना चाहें। यस, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, वेरी गुड। आप बताएंगे कोई और पॉइंट, कुछ और कामरान से, आपके पीछे कुछ और कामरान से पूछना चाहें, पूछना जरूर है कुछ। चले आप बता। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आ गई। एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। चले और प्लेस, यस, कहां पर है प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी? यस में कवर नहीं हो जाता। यस यस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? हाँ वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बदल नहीं कहेंगे उसको। जरे बैड। अच्छा, जब कंसिडरेशन का जिक्र आएगा तो एक और अमाउंट का भी जिक्र आएगा। यस, अर्नेस्ट मनी। और अर्नेस्ट मनी को उर्दू में क्या कहते हैं? जरे बयाना। ठीक है, और कुछ पूछना चाहें? रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। वैसे वो जब कंसिडरेशन आ गई और अर्नेस्ट मनी आ गई तो रिमेनिंग का आइडिया हो जाता है जी। हाँ, सबसे अहम बात कि भाई जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाह रहे हैं वो आया अहमद के नाम है भी या नहीं, तो कोई ना कोई टाइटल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वो कहता मुझे नहीं, विटनेसेस बिल्कुल, ये तो आपको कहाँ से देखकर पता चलेंगे। और कोई और पॉइंट? वो आगे टाइटल डॉक्यूमेंट। एक बड़ी अहम चीज अभी रहेगी, एक चीज बस और। अच्छा, वैसे मैं कुछ और पूछ रहा था, लेकिन ये बड़ी अहम चीज, ये जो अर्नेस्ट मनी है इसका मोड क्या था? क्या होना चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से? कैश। अगर आपने कभी किसी को कैश पे कर दिया ना, तो आजकल के दौर में 99% चांस ये है कि कल को ये मुकरे ही मुकरे। तो बेहतरीन पे ऑर्डर। अच्छा, जब आपने पेमेंट करनी हो ना तो कैश ना दें, और जब पेमेंट लेनी हो तो चेक ना लें। चेक लेंगे तो 90% चांस है कि इसने डिसऑनर होना ही होना है। तो सबसे बेहतरीन पेमेंट लेने का तरीका, पेमेंट देने का तरीका, पे ऑर्डर। जब आप कोई पे ऑर्डर रिसीव कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ की श्योरिटी होती है आपको कि जिसका अकाउंट से ये पे ऑर्डर बना है उसके अकाउंट में पे ऑर्डर के ऊपर मेंशन पैसे मौजूद। चले, मोड भी आ गया। एक और चीज़ जी, ये अभी इसको अभी छोड़ दें, अभी फोकस करें यहाँ पर जी। हाँ, क्या ये लिखा गया था? तो उसने कहा जी लिखा गया था, लेकिन अभी वो स्टैम्प पेपर आपके पास नहीं है, वो लेकर नहीं आया। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं चाह रहा था कि ये सब चीज़ें आप ही शेयर करके बताएं। ये हमने की है, आप में से यकीनन कुछ ने लीगल ड्राफ्टिंग पहले पढ़ी होगी और कुछ ने नहीं भी पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने भी इन चीज़ों का जवाब तो दिया है। तो कैसे दिया है, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? कॉमन सेंस। सही बात है, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए ऑब्वियसली कॉमन सेंस का होना जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन दीस डेज। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप अगर फास्ट के ऊपर ही फोकस किया जाए तो अपने दिमाग में क्या लेकर आना? तूफान लेकर आना। तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी भी नहीं होती, देखी भी नहीं होती, आप उन चीज़ों का, बिलीव यू मी, कि आप उन चीज़ों का जवाब भी हासिल कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए।
जो चीज़ें आपने शायद कभी ना पढ़ी हो, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वही जो कॉमन सेंस के ऊपर बेस कर रही है। एक चीज़ रहेगी jurisdiction of court. वो टेक्निकल इशू है, वो क्लाइंट ने आपको नहीं बताना, आपने क्लाइंट से नहीं पूछना बताओ जुरिस्डिक्शन किसकी है, ये आपने डिसाइड करना। बड़ा अहम पॉइंट रह गया। चलें टाइम नहीं वेस्ट करते। यस, किसने कहा? आप खड़ा करें। वेरी गुड, स्टिपुलेटेड सेल्फ, स्टिपुलेटेड टाइम। चलें आपको और बता दें ये स्टिपुलेटेड टाइम क्या है। इसको कट ऑफ डेट भी कहा जाता है। आप बता दें क्या है? कितनी देर के लिए वो वैलिड है? नहीं, वैलिडिटी नहीं, पेमेंट के लिए वैलिड। अब इनका मैंने पूछा कि स्टिपुलेटेड टाइम क्या है, तो इन्होंने कहा कि कितने दिन या कितने अरसे तक वो वैलिड था। अच्छा, वैलिडिटी का मतलब तो फिर ये हो गया कि कितने अरसे तक आप उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई क्लेम कर सकते हैं, तो वो तो लिमिटेशन का लॉ आ गया। वो कितना होता है टाइम? 3 साल। स्टिपुलेटेड टाइम का ये है कि आज अगर आपने 1 करोड़ रुपया दिया है और आप 1 महीने के बाद बकाया अमाउंट पे करके प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाएंगे, तो वो जो 1 महीने बाद का जो टाइम है दैट इज स्टिपुलेटेड टाइम, कट ऑफ, के उस दिन कामरान ने अहमद के पास जाना। अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन ये फॉर्मेट्स हमने रखकर हमने ये सारे पॉइंट्स इस फॉर्मेट में एडजस्ट कर दिए। कैसे? अब एक और सौ इन फैक्ट्स के ऊपर और कामरान के इस क्लेम के ऊपर आपने कामरान को एडवाइस कर दिया कि हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेंगे। कामरान का काम तो ख़त्म हो गया, फीस भी कामरान से आपने ले ली। अब आपने क्या तैयार करना है? प्लेट तैयार करनी है और साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स अनेक्स कर देंगे। प्लेट तैयार हो गई, सूट तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने थे वो भी हो गए, वकालतनामा भी लग गया, फाइल पूरी प्रिपेयर हो गई। ये फाइल है आपकी। अभी आप ऑफिस में बैठे हैं, फाइल आपने प्रिपेयर करवा ली है। लाहौर किस कोर्ट में फाइल करेंगे? पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये सिविल कोर्ट में जाएगी, सेशन कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, कहाँ जाएगी? सिविल कोर्ट में जाएगी। इसका मतलब है कोई सिविल जज साहब हैं जो इस सूट को सुनेंगे। अब लाहौर में इस वक्त कम व बेश 100 के करीब सिविल जजेस, हो सकता है उन 100 के 100 सिविल जजेस के पास ज्यूरिस्डिक्शन हो इस सूट को सुनने की। अब आपने क्या किया? आपने लिस्ट निकाल ली और उनमें से देखा कि एक जज साहब का नाम है मोहम्मद अली अंजुम साहब, एक वैसे ही फिक्टिशियस नाम मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद अली अंजुम साहब मेरे क्लास फेलो थे LLB के, तो मैं काम करता हूँ, ये मोहम्मद अली अंजुम साहब बैठे हुए हैं। आप पूरा केस लेते हैं और इनकी कोर्ट में जाकर कहते हैं माय लर्नड फ्रेंड, मेरे आप क्लास फेलो भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे फेवर ले सकता हूँ, तो ये सूट मैं आपके पास फाइल कर रहा हूँ। क्या ये ठीक है? भाई वो सिविल जज हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन है। यस, आप डायरेक्ट उस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? सीनियर सिविल जज के पास जाना है। अब ज़रा आइएगा और इसको ज़रा रेज़ करें। ये सारे कर सीनियर सिविल जज के पास ये सूट फाइल होता है। सीनियर सिविल जज के कमरे के साथ एक डायरी ब्रांच होती है, उसको डायरी ब्रांच कहा जाता है। डायरी ब्रांच में आप जाएंगे, अपना ये सूट फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे, वो एक स्टैंप लगाएंगे ऊपर और उस स्टैंप के ऊपर कुछ सवालात लिखे होंगे। वो सवालात क्या हैं? वो सवालात ये हैं कि इस केस को दायर कौन कर रहा है, वकील साहब का नाम, क्या इससे पहले इस किस्म का कोई केस दायर हुआ था? अब इसका आंसर क्या हो सकता है? या हाँ या ना। और उसके नीचे एक और सवाल होगा, अगर दायर हुआ है तो किस कोर्ट में है? अब मुझे आप ये बताएं, या ये भी तीसरा सवाल कि क्या वो फैसला हो चुका हुआ है? ये जो स्टैंप है और ये जो क्वेश्चंस हैं, CPC के कुछ पहले 10-12 सेक्शन को ज़हन में आई है इस सवाल में? रेस्ट सब जुडिस, ये कहीं ऐसा ना हो कि पहले से केस चल रहा हो, या कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही डिसाइड हो चुका हो।
और एक और केस फाइल कर रहे हो, अगर पहले डिसाइड हो चुका है सेम पार्टी सेम प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा, रेस्ट जुडिकाटा होगा। तो जब आप डायरी ब्रांच पे जाएंगे वो सवालात पूछेंगे, फिर ये फाइल जाएगी सीनियर सिविल जज के पास, वो उनके पास लिस्ट होती है 40 या 100 बंदे जितने भी सिविल जजेस हैं। फिर वो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दावा है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या ये सिविल जज क्लास 1, बल्कि अब यहाँ आप बताएं सिविल जजेस कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, यानी मुझे ये चीज़ एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। थर्ड क्लास नहीं बोलना, क्योंकि थर्ड क्लास बोलने में थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, वो फिर बात किसी और तरफ जा सकती है। तो अब सीनियर सिविल जज से आप देखेंगे कि अगर ये क्लास 1 की जुरिस्डिक्शन बन रही है, तो वो फिर लिस्ट में क्लास 1 जितने भी जजेस होंगे उनमें से किसी एक को ये मार्क कर देंगे। फिर अगर वो इत्तफाकन, अगर ये मोहम्मद अली साहब सिविल जज, मोहम्मद अली अंजुम साहब सिविल जज क्लास 1 थे, तो इत्तफाकन इनकी कोर्ट में वो केस पहुंच सकता है, डायरेक्ट आप फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम इसकी प्लेंट तैयार करते हैं। उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि जब हम वही प्रिंसिपल साहिबा वाली एप्लीकेशन, तो ऊपर हेडिंग में 2 क्या लिखते थे, पूरा सेंटेंस बताएं। ठीक है, अब सुनिए, चलिए अब ज़रा सुनिएगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ये नहीं कहा बखिदमत प्रिंसिपल, इज्जत देनी है ना। हाँ, अब इसी तरह से जब आप इंग्लिश में प्लेंट तैयार करेंगे, तो हर जज के लिए वो जो जनाब का वर्ड है ना, इंग्लिश में तो, उर्दू में तो जनाब है, लेकिन इंग्लिश में ये जनाब का जो लफ्ज़ है, ये कोर्ट की हायरार्की के मुताबिक चेंज होता रहता है। अगर आप सिविल कोर्ट में हैं तो लर्नेड, दिस इज़ नॉट लर्नड, वो थर्ड फॉर्म होती है, दिस इज़ लर्नेड, आलम फाजल। अगर आप सिविल कोर्ट में या सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में सिविल कोर्ट भी आती है, मजिस्ट्रेट भी आती है, सेशन कोर्ट भी आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आती है, वहाँ पर आएगा बिफोर लर्नेड सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सीनियर सिविल जज। जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो लर्नेड नहीं कहेंगे, ऑनरेबल वर्ड यूज़ करेंगे। चलें, अब हम इस दावे की प्लेट क्या करते हैं।